हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। तो हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के बारे में, और वहाँ पर अपन ने जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा अपने कंप्लीट कर लिया था। क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम कोई सा भी चैप्टर पढ़ें उसका हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। वो सीक्वेंस क्या होता है, जो भी आपको दिया गया है सबसे पहले आप करोगे कि भैया इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। जो भी आपको एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड जो भी दिया गया है आपको, ठीक है, उनका हम क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम आते हैं उसका नेम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे, क्लियर। उसके बाद हम आगे आते हैं कि उसको हम कैसे बना सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या बनाने की विधियाँ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, भौतिक गुण पर। उसके बाद हम आते हैं केमिकल रिएक्शन, उसके बाद उपयोग पर। तो ये हमारा एक सीक्वेंस होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो हाँ, बिल्कुल आप हो जाइए रेडी। हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के बाद यहाँ पर हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्लियर, ओके। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और इस नोमेनक्लेचर में हम एक चीज़ देखेंगे। नोमेनक्लेचर में हम एक चीज़ देखेंगे, हम क्या देखेंगे इसमें, देखना। हमें देखते हैं कि यहाँ पर जो नेमिंग हो रही है वो दो तरीके से हो रही है, एक तो कॉमन नेम और एक हो रहा है आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, कॉमन और आईयूपीएसी का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है तो नोमेनक्लेचर ही। बट कॉमन नेम में क्या होता है, एक कॉमन नेम एल्काइल ग्रुप को पहले लिखता है और जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको बाद में लेता है, मतलब हेलोजन को बाद में लिखेगा। और जो आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नेम सब्स्टिट्यूएंट जो होता है, जैसे हेलोजन हो गया या कोई भी इसका साइड चेन मेंबर हो गया, उसको ही लिखता है पहले। और एल्क जो होता है, जिसको अपन वर्ड रूट बोलते हैं, या फिर प्रिंसिपल चेन में जितने भी कार्बन एटम होते हैं उसको ही लिखता है बाद में, क्लियर। समझ में आया नहीं आया, ओके ठीक है, समझना इसको ध्यान से बहुत। देखो, हाँ जी, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जब भी आपको कॉमन नेम करना लिखना हो, आपको क्या लिखना हो, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम के लिए आप क्या करोगे, कॉमन नेम के लिए आप जो भी आपको दिया गया, जैसे सपोज दैट यही कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। तो कॉमन नेम में आपको क्या करना होता है कि पहले जो ये एल्काइल ग्रुप होता है इसका नाम आप लिखोगे। पहले क्या लिखोगे, एल्काइल ग्रुप का नाम। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, आपने लिखा प्रोपाइल, क्या लिखा, प्रोपाइल, प्रोपाइल। और बी आर के लिए ब्रोमाइड, क्या लिखा, प्रोपाइल ब्रोमाइड, सही है, प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्लियर। लेकिन एन क्यों लगाया, देखो अगर कोई चेन बिल्कुल सीधी है, उसमें कोई भी साइड में कोई मेंबर लगा हुआ नहीं है, ठीक है, तो हम बोलते हैं उसके लिए एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, क्लियर, नॉर्मल चेन, क्लियर। एक आइसो, अगर देखो, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट कैसे जुड़े, बिल्कुल ये जो पोजीशन होती है ये इस तरीके से, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, अगर वो टी शेप में जुड़ता है यहाँ से, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं आइसो पोजीशन। उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो वाली पोजीशन। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या था, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। एन प्रोपाइल, क्योंकि एन क्यों आया, क्योंकि नॉर्मल चेन थी, सीधे जुड़ा हुआ था ये, इधर भैया इधर जुड़ा है, देखो इससे, इसका मतलब क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। इसकी बात करते हैं अपन, ये क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्यों, देखो चाहे या तो वो इस तरीके से जुड़े, ठीक है, या फिर वो इस तरीके से जुड़े, कैसे कि भैया ऑलरेडी इसमें ये कार्बन है, ठीक है, और ये जो CH2 है इससे जुड़ रहा है ये। लेकिन ये जो चीज़ है ये वाली, ये ऑलरेडी क्या है, आइसो है। आइसो का मतलब क्या होता है कि आपको इस तरीके से कुछ होना चाहिए कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ऑलरेडी यहाँ पर या तो कोई ग्रुप हो या फिर ऑलरेडी एक कार्बन हो, ठीक है। इस तरीके से ये जो ग्रुप होते हैं ये होते हैं आइसो ग्रुप, क्लियर। मतलब नॉर्मल चेन के अलावा जो ग्रुप होंगे उनको बोलेंगे आइसो, क्लियर। और एक प्लस शेप में आ जाए जिसको अपन बोलते हैं नियो। देखो इस तरीके से, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और इधर भी कार्बन, मतलब ये प्लस शेप हो गई ना। अगर इससे मैं बी आर को जोड़ता हूँ तो मैं इसको ना तो एन बोलूँगा, ना मैं इसको आइसो बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं नियो। क्या बोलूँगा, नियो। इसके लिए जो वर्ड यूज लिया जाता है, इसके लिए वर्ड जो यूज लिया जाता है वो लिया जाता है नियो। क्या लिया जाता है, नियो। इधर देखो, इधर नियो, ये वाला, क्लियर। एन, आइसो और नियो, ये इस तरीके से वर्ड यूज लिए जाते हैं इसके लिए। हाँ जी, विजिबिलिटी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ओके। देखना, समझना, इसके लिए बोलेंगे अपन नियो, और ये क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, क्लियर। तो ये होता है अपना कॉमन नेम, ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। जब कॉमन नेम की बात करते हो तो एन, आइसो, नियो चलते हैं, ठीक है। और पहले आप क्या लिखोगे, एल्काइल ग्रुप को पहले लिखोगे और हेलोजन को बाद में लिखोगे, ये होता है, ठीक है। एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ एक बार।
अब समझना, देखो मैं बात करता हूँ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। किसकी बात करूंगा मैं? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की एक खास बात होती है, क्या होती है कि ये पहले किसको लेता है? सब्स्टिट्यूएंट को पहले लेता है, और एल्क ग्रुप जो होता है, नंबर ऑफ कार्बन जो चेन होती है, उसको बाद में लेता है ये, ठीक है। पहले ये एल्क ग्रुप पहले किसको लेगा? ये सब्स्टिट्यूएंट को। जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ब्रोमीन है, यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है? ये क्लोरीन है, तो इनको ये पहले लेगा, सही है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ये भी हो गया। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, मैं एक बार इसका मीनिंग समझा देता हूँ आपको। देखो समझना इसको, बात इस चीज़ को समझना। पहले एक बार मैं क्या करूँगा, आईयूपीएसी के लिए, देखो वैसे आईयूपीएसी को पढ़ने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि हर एक फंक्शनल ग्रुप को आप अलग अलग पढ़ो। आईयूपीएसी को जब भी पढ़ते हैं हम तो कैसे पढ़ते हैं, आईयूपीएसी में आप सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनका लिए अलग एक कॉमन फार्मूला लेते हो, और उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप आगे बढ़ते हो। क्लियर? ऐसे नहीं आप एल्डिहाइड का अलग पढ़ रहे हो, कीटोन्स का अलग पढ़ रहे हो, एल्कोहल का अलग पढ़ रहे हो, एल्काइल हैलाइड का अलग पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं होता। आप आईयूपीएसी एक साथ पढ़ते हो, जैसा कि आप 11th क्लास में पढ़ के आए थे, सही है। तो आईयूपीएसी के आपने 3 रूल देखे होंगे। पहला नियम क्या था? सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन करना। इसका मतलब इंग्लिश में देखे तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन, मतलब आपने ये देखा था सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन, वो किया आपने। उसके बाद आप करते हो नंबरिंग, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में अंकन का नियम। उसमें आप क्या करते हो? नंबरिंग करते हो, ठीक है। नंबरिंग में आप देखते हो कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले या फंक्शनल ग्रुप को फिर मिनिमम नंबर मिले। पहले हम उसमें एक ऑर्डर होता है, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, वो सारी चीज़ें। अब देखो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे कि समझा तो रही नहीं रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको मैं वन बाय वन एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए वो प्योर आईयूपीएसी पे बेस्ड होगी। उसमें आप कैसा भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो वो आप कर सकोगे, ठीक है। तो अपन जो ये इंडिविजुअल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें अपन पूरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो अपने 12th की बुक में है, चाहे 11th की बुक में है, या आगे तक का जो भी होगा, वो सारा हम कवर करेंगे। क्लियर? अभी मैं आपको यहाँ पर जनरल बताता हूँ, क्योंकि अपन ये चीज़ें पढ़ेंगे, इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे, इनको बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे, इसलिए एक बार इसको सीख लो थोड़ा सा, ठीक है। तो हाँ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपन जब भी करते हैं तो अपने पास 3 नियम होते हैं। सबसे पहला, सबसे लंबी पैतृक कार्बन श्रृंखला का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन। उसके बाद दूसरा नियम होता है अपना नंबरिंग रूल, नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग में हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को आपको मिनिमम नंबर देना है, सही है, मतलब उसको कम से कम नंबर मिले। तीसरा होता है फॉर्मूला, मतलब उसका नामकरण करते हैं हम, तो उसके लिए फॉर्मूला अपने पास है। वो फॉर्मूला क्या है देखना एक बार, समझना। आईयूपीएसी के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसके लिए ये है कि सबसे पहले आपको करना है, हाँ जी, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या फिर लिखो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखोगे? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये आपने लिख लिया। हाँ जी, सब्स्टिट्यूएंट की आपने क्या लिखी? पोजीशन, सही है। ये पोजीशन लिखने के बाद, इसके बाद आप क्या लिखते हो? प्लस उसका लिखोगे नेम। क्या लिखोगे? उसका नेम, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? उसके बाद ये लिख दोगे। इसको लिखने के बाद आप क्या करते हो? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद आप क्या करोगे? हाँ जी, देखना, उसके बाद आप लिखोगे जो एल्क होगा। क्या लिखोगे? एल्क। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, वो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हो, हाँ जी देखना, उसके बाद आप लगाते हो सफिक्स। कौन सा सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स। कौन सा सफिक्स लगाओगे? प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। देखना इधर, जैसे आपने नाम सुना होगा एन, इन और आइन, ये सुने होंगे आपने। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर किसी चेन में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो आप यूज़ करोगे एन। अगर वहाँ पर कोई एक डबल बॉन्ड भी है तो आप बोलोगे वहाँ पर इन, ठीक है। एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आप बोलोगे आइन। तो इस तरीके से आप ये लगाते हो, ठीक है। जैसे इसका नामकरण करते हैं हम एक बार, तो देखो CH3 CH2 CH2 Br। सबसे पहले आप क्या करोगे? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन, ठीक है। आप क्या करोगे? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन, ये आपने कर दी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन, ये आपने कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? आप नंबरिंग करोगे, तो नंबरिंग भैया 1 2 और 3, ये आपने नंबरिंग कर दिए। उसके बाद क्या करते हो? नंबरिंग के बाद आप इसका नोमेनक्लेचर करते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया Br। Br क्या हो गया? यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सही है। इस Br का आप क्या करोगे? इसकी पोजीशन लिखोगे, 1 लिख दिया, देखो क्लियर। उसके बाद क्या करोगे? इसका नाम लिखते हैं अपन सब्स्टिट्यूएंट का, ब्रोमो लिख दिया, सही है। उसके बाद अपन करते हैं, ये जो एल्क है इसमें कितने कार्बन है उसका नाम लिखते हैं। एल्क कितना है? 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 के लिए हम बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं? प्रॉप। सामने सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है अपन को, तो मतलब एन। तो नाम क्या हो गया इसका? 1 ब्रोमो प्रोप प्लस एन इज इक्वल टू 1 ब्रोमो प्रोपेन, सही है। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है इसमें, आगे आ जाओ। इसकी बात करते हैं हम, यहाँ पर वही चीज़, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन। इसको नंबर दिया मैंने 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, सही है। 1 2 3,
ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, पहले लिखूंगा सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन 2 नेम क्लोरो, फिर लिखूंगा 3 कार्बन का प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। इसकी बात करता हूँ तो वही सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन मैंने कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हाँ जी नंबरिंग देखो Cl पहले आ रहा है तो 1 फिर 2 फिर 3, सही है। अब सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर 2 हो गए, CH3 भी हो गया और Cl भी हो गया। तो पहले अल्फाबेट में जो पहले आता है उसका नेम हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अल्फाबेट में कौन पहले आता है, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको हम बोलते हैं क्लोरो और इसको बोलेंगे मिथाइल। तो हमें पता है अच्छे से कि C पहले आता है M से, तो पहले इसका नाम लिखेंगे अपन क्लोरो का, और उसका नाम से पहले पोजीशन, तो 1 पर क्या है क्लोरो, 2 पर क्या है मिथाइल, सही है। 3 कार्बन है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरीके से हम नोमेनक्लेचर करेंगे किसका, हाँ जी हेलोएरिन्स का। किसका करेंगे, हेलोएरिन्स का। क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ इसका कॉमन नेम की, किसकी बात करता हूँ, कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम में हम देखते हैं कि कॉमन नेम में पहले वही चीज़ कि हम पहले क्या करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम पहले लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पर Br, इस Br का नाम हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे ब्रोमोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, सबको पता है अच्छे से ये क्या है बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो गया ब्रोमोबेंजीन, सही है। इसका हम करते हैं तो देखो ये एक चीज़ समझना, इधर समझो इस चीज़ को, इधर समझना, बहुत काम की चीज़ है ये। देखो इधर ये बेंजीन मैंने बनाई, ये बेंजीन मैंने बनाई, जब तक इस पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, जब तक बेंजीन पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ तब तक इसकी सारी पोजीशन सेम है। जितनी भी स्थितियां हैं इसकी, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, सारी पोजीशन क्या है सेम, इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। लेकिन अगर मैं इस पर कोई ग्रुप लगा देता हूँ, सपोज दैट मैंने इस पर यहाँ पर कोई जी ग्रुप लगा दिया, मैंने क्या करा यहाँ पर कोई जी ग्रुप लगा दिया, जी ये मैंने कोई ग्रुप लगा दिया। अब मैं जी ग्रुप लगाने के बाद, जी ग्रुप लगाने के बाद जो इसकी सारी पोजीशंस होंगी वो क्या होंगी, फिक्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, फिक्स। कैसे हो जाएंगी फिक्स, एक मिनट देखो, इसके जी के जस्ट बगल वाली पोजीशन जो है, जी के जस्ट ये जो बगल वाली पोजीशन आप देख रहे हो, ये वाली पोजीशंस, इनको हम बोलते हैं ऑर्थो। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। पूरा नाम लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलेंगे, ऑर्थो, हाँ जी ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। इसके जस्ट अगली वाली जो पोजीशंस होती हैं, ये वाली, इसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पर, ये वाली पोजीशंस, इसको हम बोलते हैं मेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा, ठीक है, मेटा पोजीशन। और इसके जस्ट अगली वाली जो पोजीशन होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं पैरा। इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन, सही है। एक दो होती हैं ऑर्थो, दो होती हैं मेटा और एक होती है पैरा। क्लियर है, कोई समस्या नहीं किसी को भी, आ जाओ। हाँ जी, 2 ऑर्थो 2 मेटा और एक पैरा। तो किसी भी बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो वहाँ पर 2 ऑर्थो 2 मेटा और एक पैरा पोजीशन होती है, ठीक है। अब इधर समझो इस चीज़ को, देखो इस चीज़ को यहाँ पर देखो, हाँ जी ये क्या था, केवल एक था यहाँ पर, इसका नाम रख दिया ब्रोमोबेंजीन। अब देखो चाहे इसको मान लो चाहे इसको, हम एक बार इसको मानते हैं कि ये हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है, ओके, ये हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन कैसी हो गई, ऑर्थो, ये भी ऑर्थो। ये वाली पोजीशन कैसी हो गई यहाँ पर, ये वाली, ये हो गई मेटा, ये कैसी हो गई मेटा, ये वाली भी कैसी हो गई मेटा। इसकी बात करते हैं तो ये पोजीशन कैसी हो गई यहाँ पर, ये वाली, इसको बोलेंगे अपन पैरा, इसको अपन क्या बोलेंगे, पैरा। अब देखो इसका अपन को आपको नोमेनक्लेचर करना है, तो Br के रेस्पेक्ट में ये कहाँ जुड़ा हुआ है, मेटा पर, और कितने ब्रोमीन है, 2, सेम ही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मेटा डाइब्रोमो। क्या हो गया, 2 ब्रोमीन है, लेकिन किस पोजीशन, इनकी पोजीशन क्या है, मेटा, आपस में एक दूसरे के क्या है, मेटा पर है ये, ठीक है। तो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। क्लियर। इसकी बात करते हैं हम, देखो इसकी बात करते हैं तो जब भी कभी ऐसे पोजीशंस आ जाती हैं किस तरीके से, सारे मेटा पर, देखो ये Br है, ये Br, इसकी जस्ट इधर भी Br इधर भी Br, और दोनों कहाँ पर है, मेटा पोजीशन पर। तो हम इसके लिए वर्ड यूज लेते हैं सिम। क्या लेते हैं, सिम। सिम का मतलब होता है सिमेट्रिकल। क्या होता है, सिमेट्रिकल। मैं आपको बताऊंगा ये आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि सिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल क्या होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में त्रिविम रसायन, क्या बोलते हैं, त्रिविम रसायन, ठीक है, वो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि सिमेट्री क्या होती है। वैसे मैं एक जनरली बात बताऊँ आपको सिमेट्री के लिए, तो यहाँ पर आप देखो सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि तीनों की तीनों पोजीशन क्या है, लगभग एक दूसरे के सेम पर है, ठीक है। ये ब्रोमीन देखो, ये ब्रोमीन इसके रेस्पेक्ट में मेटा है, ये इसके रेस्पेक्ट में मेटा है, ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है, मेटा। इसमें प्लेन भी निकालोगे ना, इसको काटोगे तो इसके 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे इसकी, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, सिमेट्रिकल। क्लियर है, समझ में आया है ये। यहाँ से प्लेन निकालते हो यदि आप इधर से, ये देखो ये प्लेन जा रहा है यहाँ से, Br आधा कटा, ये आधा कटा। मैं इसको दिखाई देता हूँ एक बार प्लेन को, हाँ जी देखो ये प्लेन जा रहा, ये वाला, सही है। इसको जब मैं काटूंगा तो ये इसके 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोला है, सिमेट्रिकल। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है इसमें, आ जाओ। हाँ जी, अब देखना
ये हो गया, इसका नाम हो गया सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। ट्राई क्यों? क्योंकि 3 ब्रोमो हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आईयूपीएसी की। किसकी बात करते हैं? आईयूपीएसी की। आ जाओ। आईयूपीएसी की खास बात क्या होती है? मैं इसको हटाता हूँ, सारा एक बार मिटा रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें ये, ठीक है। हाँ जी, समझना ध्यान से बहुत, देखो। हाँ जी, अब मैं आईयूपीएसी की बात करता हूँ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। आईयूपीएसी की खास बात क्या होती है कि ये सब्स्टिट्यूएंट को पहले लेता है और जो ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है उसको बाद में लेता है ये, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पर? ब्रोमीन है। क्या है यहाँ पर? सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन। इधर क्या है? ब्रोमीन, ब्रोमीन। इधर क्या है? ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। मतलब आपको ये करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद ये हमेशा पोजीशंस को ऐसे नहीं लेता ऑर्थो मेटा पैरा, नहीं। आईयूपीएसी बोलता है भैया नंबरिंग करो, कैसे? 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर चाहे नंबरिंग करो चाहे मत करो, चाहे नंबरिंग यूँ कर लो चाहे यूँ कर लो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो को आप पहले लिखोगे, बेंजीन को बाद में, ब्रोमोबेंजीन। इसकी बात करते हैं हम। देखो ये पोजीशन कोई सी भी एक को मान लो, इसको जैसे आपने बी आर माना, इसको आपने फर्स्ट पोजीशन मान ली, इसको आपने क्या मान ली? फर्स्ट पोजीशन। क्लियर? तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। आप यूँ लेते तो इसको फिर कम नंबर मिलता, 1 2 3 4 5, तो आपको मिनिमम नंबर देना होता है। यहाँ पर नंबरिंग कैसे करते हैं हम? नंबरिंग उस वे में करते हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, ठीक है। हाँ जी, तो क्या हो गया? 1 2 3, मतलब 3 पर क्या है? 3 पर क्या है? ब्रोमो, और 1 पर क्या है? ब्रोमो। तो देखो 1 3 डाई ब्रोमो और फिर बेंजीन। इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ से नंबरिंग करने स्टार्ट कर दो, इधर से करो। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया? 1 3 5, 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? हाँ जी, इसका नोमेनक्लेचर हम करते हैं। देखो इसका नोमेनक्लेचर करो एक बार। हाँ जी, मैंने आपको बताया अगर इसका मैं कॉमन नेम पूछता हूँ, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले, इसका अगर मैं कॉमन नेम देखता हूँ तो इसका नाम क्या आता है? नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्या आता है? नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्लियर? आईयूपीएसी की बात करता हूँ मैं यहाँ से। इसकी बात करता हूँ आईयूपीएसी के। आ जाओ। आईयूपीएसी का रूल होता है, सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन। क्लियर? हाँ जी, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन, ये मैंने कर दी। उसके बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग भैया ये लो, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद करेंगे नोमेनक्लेचर। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में क्या है? अब भैया सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए? देखो यहाँ पर एक क्लोरो, एक मिथाइल और एक ई मिथाइल। कितने हो गए? 3 हो गए। इसका मतलब पहले हम लिखेंगे, पहले जो अल्फाबेट में पहले आएगा 1 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल है, कहाँ पर है? दोनों 2 पर है, तो 2 2 डाई मिथाइल, फिर हम लिखेंगे प्रोपेन। क्लियर? देखो आईयूपीएसी में अलग से और समझा दूंगा बिल्कुल, जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप को एक साथ लेते हुए, ठीक है। यहाँ पर आप इसको समझ लो। ये लो भैया, इसका नोमेनक्लेचर करोगे आप, क्या आएगा? 2 पर क्या है? 1 2 3, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? हाँ जी, कोई समस्या किसी को भी? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपना यहाँ पर ये होता है फिनिश। क्लियर? कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हैं वो भी देखते हैं अपन अभी, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अभी देखना। हाँ जी, आगे चलते हैं अपन अब। देखो हाँ जी, द डाई हेलो एल्केन, इसको समझना एक बार। यहाँ से कुछ बोल रहा है, ये कुछ अच्छी बात बोल रहा है। देखो बहुत अच्छी बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखते हैं अपन। द डाई हेलो एल्केन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम आर नेम्ड एल्काइलिडीन। एल्काइलिन डाइहैलाइड, उसको अपन क्या बोलते हैं? या तो एल्काइलिन बोलेंगे, एल्काइलिडीन बोलेंगे। जैसे इसका ये बोलना क्या चाह रहा है? जैसे मैंने बोला कि CH2 है, यहाँ पर ये Cl लगा दिया और एक Cl लगा दिया, मतलब एक कार्बन पर यदि या ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें क्या हो? 2 हेलोजन हो। क्या हो? 2 हेलोजन हो। क्लियर है? क्या हो? 2 हेलोजन। या तो ये इस तरीके से हो सकते हैं, या फिर ये कैसे हो सकते हैं? ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं ये। क्लियर है चीज? तो देखो 2 हेलोजन होते हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं? या तो बोलेंगे एल्काइलिडीन या बोलेंगे एल्काइलिन। क्या बोलेंगे? एल्काइलिडीन या एल्काइलिन। क्लियर? अब देखो इसको भी अपन फर्दर 2 क्लासों में, देखो इसने बोल रखा है द डाई हेलो कंपाउंड्स हैविंग बोथ द हेलोजन एटम आर फर्दर क्लासिफाइड जेमिनल डाइहैलाइड योर जेम डाइहैलाइड, ठीक है, व्हेन बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेम कार्बन ऑफ द चेन। ठीक है, मतलब क्या बोला इसने? मतलब मैं समझाता हूँ, हिंदी मीडियम वाले समझना। यहाँ से क्या इसने क्या बोला? देखो जब भी कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हेलोजन एक साथ आ जाते हैं, जब भी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हेलोजन एक साथ आ जाते हैं, तो वहाँ पर अपन उसको बोलते हैं एल्काइलिन या फिर एल्काइलिडीन। क्लियर? क्या बोलेंगे? या तो एल्काइलिन या एल्काइलिडीन, ये वर्ड यूज में लेते हैं हम यहाँ पर। मैं कोई सा भी लिख देता हूँ, एक बार एल्काइलिन ने मैंने लिख दिया। क्लियर? अभी एल्काइलिन जो है इसको भी 2 कैटेगरी में बोला गया है। कैसे? कि यदि दोनों हेलोजन जो हैं, हाँ जी, दोनों हेलोजन क्या हो, हाँ जी, दोनों हेलोजन कैसे हो? एक ही कार्बन से अटैच हो। अगर वो एक ही कार्बन से अटैच है तो उसको अपन बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं उसको अपन? जेम डाइहैलाइड। लो भैया, इसको अपन बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। जेम कब बोलते हैं अपन? जब वो क्या हो? सेम कार्बन से ही, इससे अटैच हो, सेम कार्बन एटम से। क्लियर?
लेकिन अगर वो अलग अलग कार्बन से अटैच हैं, क्या हो, वो अलग अलग कार्बन से अटैच हैं इससे और इससे, तो हम इसके लिए लेते हैं विसिनल वर्ड। क्या लेते हैं हम इसके लिए, देखो इसने यही बोला है कि अगर बोथ द हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम ऑफ द, हाँ जी, चेन की अगर सेम कार्बन एटम से अटैच हैं तो हम उसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैम डाई हैलाइड या क्लोराइड। क्लियर। इसकी बात करते हैं, अगर वो अलग अलग कार्बन से लेकिन पास वाले कार्बन से हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल। क्या बोलेंगे, विसिनल। विसिनल का मतलब क्या होता है, पास पास होता है। क्लियर। ये जो वर्ड इसमें बोला गया है विसिनल, देखो ये, इसको समझाता हूँ मैं एक बार, समझना इसको। हाँ जी, इसको क्या बोला गया है, विसिनल। ये जो वर्ड है विसिनल, ये विसिनल का मतलब क्या होता है, पास पास। जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिखा था CH2 Cl और Cl, तो ये क्या हो गया, विसिनल डाई हैलाइड। क्या हो गया, ये विसिनल डाई हैलाइड। जैसे इसने यहाँ पर नाम लिया है, देखो इधर, जैसे इसने नाम लिया है, ये एग्जांपल लिया है इसने, एक कार्बन पर इसने क्या ले दिए, 2 क्लोरीन ले दिए। इसको मैं खोल के लिखता हूँ, यदि इसको मैं खोल के लिखता हूँ तो इस तरीके से देखो, CH3 CH Cl और Cl। क्लियर, इस तरीके से ही है। अब इसका मैं नोमेनक्लेचर करूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन पर 2 हैं तो या तो इसको मैं एक तो ये बोल सकता हूँ इथाइलिडीन। क्या बोल सकता हूँ मैं, इथाइलिडीन, क्योंकि 2 कार्बन होते हैं, क्या नाम आ जाता है, इथाइलिडीन। सही है, हाँ जी, ओके, ये आ गया। अब ये दोनों हेलोजन जो है ये एक ही कार्बन से हैं, किससे हैं, एक ही कार्बन से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, जैम डाई हैलाइड। क्या हो गया, जैम डाई हैलाइड। क्लियर। अब आगे चलते हैं अपन, इसका देखो, इसमें क्या है, दोनों कार्बन जो है, सॉरी दोनों हेलोजन जो है वो अलग अलग कार्बन से, मतलब विसिनल जो कार्बन एटम है उससे अटैच है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम ये तो होगा, तो ही होगा इसका, इथाइलिन डाइक्लोराइड। लेकिन इसका एक नाम क्या हो जाएगा, विस लगाते हैं अपन इसके लिए, डाईहैलाइड, या विसिनल बोल सकते हो या विस लगा सकते हैं इसके लिए। क्लियर, विसिनल डाईहैलाइड। हाँ जी, इनके नाम अपन ने देख लिए। IUPAC नाम अगर अपन देखते हैं इनके तो क्या हो जाएगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इसका हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। क्लियर, वो आप कर सकते हो इजीली, बहुत ईजी है। ठीक है, अब ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं आपके सामने, ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, इनको आपको करना है IUPAC नेमिंग। इनकी क्या करनी है आपको, IUPAC नेमिंग। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है किसी को भी। हाँ जी, देखो इन कंपाउंडों को और आप बताओ कि ये जो कंपाउंड्स हैं सारे के सारे, इनका IUPAC नेमिंग जो की हुई है वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो इसकी बात करते हैं, हाँ जी, इसकी बात करते हैं। तो कॉमन नेम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि Cl जो है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है। देखो इस तरीके से जुड़ा हुआ है Cl, ये देखो कैसे जुड़ा हुआ है, ये CH3 है, ठीक है, और ये CH2 है, यहाँ पर ये CH है, फिर CH3 है, और इस Cl को ऐसे जोड़ रखा है इस तरीके से, इस Cl को जो है इस तरीके से जोड़ रखा है। क्लियर है, इसको अपन, इसने बोला है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोला है इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, मैं सब समझाऊंगा आपको एक एक चीज़ इनके बारे में। क्लियर है, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। सेकेंडरी क्यों लिया, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम, ये क्या है, खुद ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। ये क्या है, खुद सेकेंडरी कार्बन एटम, इसलिए अपन ने क्या बोला इसको, हाँ जी, इसको क्या बोला है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्या बोला है, क्योंकि 4 कार्बन है, और क्लोराइड मतलब बाद में आता है। कॉमन नेम में हमको अच्छे से पता है कि कॉमन नेम हम जब भी करते हैं तो हमेशा और हमेशा एल्काइल को पहले लिखा जाता है और हैलाइड को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, IUPAC नेम की बात करते हैं तो भैया ये लो, ये अपन ने करा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन। क्लियर, मैं इसको पूरे को मिटा के फिर करता हूं एक बार। ओके, देखो मैंने क्या करा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन, ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं कर रहा हूँ नंबरिंग 1 2 3 4। मेरे को क्या करना है कि ये जो Cl है, ये Cl वाला कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। सही है, क्लियर, ओके। उसके बाद हम करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। तो पहले लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या आएगा 2, फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या आएगा क्लोरो, और 4 कार्बन के लिए क्या आएगा ब्यूटेन। क्लियर है, इस तरीके से क्या आप इन सब के नोमेनक्लेचर कर सकते हो क्या, बोलो भाई। देखो ये है, इसकी बात करता हूँ तो ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ये अभी आया था, मैंने आपको बताया था। इसको यदि लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3, फिर ये CH2, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है Br, यहाँ पर क्या लगा हुआ है Br। ये लो भैया, बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। ये इस टाइप का जो ग्रुप होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल। इसको अपन क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल। देखो इसका नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये आपने क्या करा, ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन, ये नंबरिंग करी 1 2 3। आप देख रहे हो 1 पर ब्रोमो है, बाकी 2 पर क्या है, मिथाइल। तो क्या हो गया, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सही है, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नोमेनक्लेचर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी यहाँ पर। हाँ जी, आगे देखते हैं हम। ये सारे कंपाउंड मैंने आपको बताया था कि ये जो इस टाइप का कंपाउंड है, देखो ये वाला,
ये तो समझ में आ गया। इसको बोलते हैं विनाइल, इसको मैंने कल समझाया था, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल, इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइल। देखो ये तो विनाइल है सीधा ही, ये वाला ग्रुप। तो IUPAC की बात करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं इथीन, तो क्या हो गया, क्लोरोइथीन। देखो लास्ट में इन आ रहा है, इन किसके लिए आता है, डबल बॉन्ड के लिए, सही है, ये हो गया। विनाइल क्यों आता है, क्योंकि अगर सीधे sp2 से जुड़े, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, विनाइल। क्या होता है, विनाइल, सही है। तो विनाइल क्लोराइड। आगे चलते हैं हम, हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, एलाइल ब्रोमाइड। क्या है, एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल ग्रुप क्या होता है, ये लो भैया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये लो, ये हो गया अपना एलाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया ये, एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल की मैंने बताई थी विशेषता इसकी क्या होती है कि ब्रोमीन जो होता है, ये हैलाइड जो होता है, वो उस कार्बन से जुड़ता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और sp3 किससे जुड़े, sp2 से, सही है। ये होता है अपना एलाइल ग्रुप, ठीक है। नाम क्या हो गया इसका, एलाइल ब्रोमाइड। IUPAC में कोई दिक्कत है ही नहीं। नंबरिंग करोगे आप, क्या करोगे, देखो नंबरिंग करते हो आप, नंबरिंग 1 2 3, ये इसकी नंबरिंग हो गई। उसके बाद वो इसका नोमेनक्लेचर कर दोगे आप। 3 पर क्या है, देखो, हाँ जी, 3 पर क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसकी नंबरिंग ये गलत होगी। नंबरिंग गलत कैसे होगी, मैं आपको बताऊंगा। IUPAC नोमेनक्लेचर जब आप करते हो तो नंबरिंग हमेशा आपको सब्स्टिट्यूएंट तो देखते ही अपन, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट से पहले कोई मल्टीपल बॉन्ड होता है, मतलब या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आप उसको पहले नंबर दोगे, मतलब ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसलिए आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ना कि यहाँ से करोगे। मैं बताऊंगा आपको कि नंबरिंग के भी रूल होते हैं। नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी क्या होती है, नंबरिंग के लिए जो आप प्राथमिकता देते हो, कैसे देते हो, देखो नंबरिंग के लिए प्राथमिकता अगर आपको देनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप, क्या देखोगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को आप प्रायोरिटी देगे देगे चाहे वहाँ पर 50 तरीके के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर वहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप देते हो मल्टीपल बॉन्ड को। किसको देते हो, मल्टीपल बॉन्ड, हाँ जी, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं इनमें आता है या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर ये भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो उसके बाद आप प्रायोरिटी देते हो किसको, हाँ जी, सब्स्टिट्यूएंट को। किसको देते हो, सब्स्टिट्यूएंट, ये लो। तो इस तरीके से चलती है प्रायोरिटी। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड पर देखो, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को हम पहले प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे पहले, ना कि इस सब्स्टिट्यूएंट को। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है इसमें, ओके। अपन आगे चलते हैं, देखना इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-ब्रोमो-प्रोपेन, ठीक है। इनका नोमेनक्लेचर आप कर लेना खुद। इनमें कोई समस्या हो तो आप बताना मेरे को, इन सब में, ठीक है। ये सब हो जाएगा इजीली बहुत, बताना किसी में कोई समस्या हो तो। ये इन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इस तरीके से बिल्कुल कॉमन है ये, इनका नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वही चीज़ें सारी की सारी है, ठीक है। हाँ जी, ये देखो, ये इन्होंने कुछ, ये आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रखा है एग्जाम्पल, ये आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। इस जो CX बॉन्ड होता है हेलोजन का, देखो समझना इसको बहुत ध्यान से। हाँ जी, ये जो CX बॉन्ड होता है, आप देखते हो कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा RX, R का मतलब क्या है कि कोई भी कार्बन हो सकता है, कोई भी कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। आगे कोई भी ग्रुप है, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, सही है, और ये हेलोजन, सही है। इसके बीच में ये जो बॉन्ड है, ये वाला, ये बॉन्ड, इसका नेचर क्या है, इसका जो नेचर है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी पोलर है, नॉन पोलर है, या फिर किस तरह की चीज़ें रखता है ये, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, और इस हेलोजन की वजह से क्या क्या इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मतलब इसका अपन एक बार नेचर देख लेते हैं, नेचर क्या कहता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसकी, ठीक है। देखो, हाँ जी, समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। इसने क्या बोला, एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज। मतलब क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि पीरियोडिक टेबल में जब भी आप ऊपर से नीचे आते हो, मतलब फ्रॉम अप टू डाउन आते हो इन द पीरियड, देखो इधर से देखो, ये हेलोजन्स होते हैं आपके, क्या क्या होता है, एक तो फ्लोरीन होता है, एक क्लोरीन होता है, एक ब्रोमीन होता है, और एक क्या होता है, आयोडीन। एक क्या होती है, आयोडीन। ये होते हैं आपके, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप जब ऊपर से नीचे आते हो, फ्लोरीन का साइज ये होता है, क्लोरीन का जैसे ये हो गया, ब्रोमीन का जैसे ये हो गया, और आयोडीन का ये हो गया। तो फ्लोरीन छोटा करते करते आयोडीन काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसने यही बोला है, एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज, फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट। आपको अच्छे से पता है, मैंने बता दिया ये चीज़। कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ आर ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब क्या है, अगर मैं ये चीज़ें लेता हूँ, अगर मैं इन चीज़ों को कंपेयर करता हूँ, जैसे मैं सपोज दैट मैंने लिया CF बॉन्ड, CL बॉन्ड, CBr बॉन्ड और CI बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, तो हो क्या रहा है,
हाँ जी, वो कह रहा है कि कार्बन और हेलोजन ये जो बॉन्ड लेंथ है CX बॉन्ड लेंथ वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक बात बताओ, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? जो दो एटम हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, दोनों एटम के जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच की डिस्टेंस ही क्या होती है यहाँ पर हाँ जी, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? देखो तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एक कार्बन का साइज तो सब में सेम है, समझ रहे हो बात को? ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसका साइज तो सब में क्या है, सेम। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। लेकिन ये जो हेलोजन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, लेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। और वो डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो ध्यान रखना बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। क्लियर? ये रिलेशन चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होती है, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होती है। क्यों? जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक लकड़ी है, जैसे ये पेन है, ये पेन, अब इस पेन को आप ब्रेक करते हो, तोड़ते हो उसको, तो ईजिली नहीं टूटेगा। लेकिन अगर ये पेन में इतना बड़ा कर दूँ, इतना लंबा, तो आप उसको ईजिली तोड़ सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ है, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी दो एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो उसको तोड़ना आसान हो जाता है। और अगर छोटा है तो छोटी चीज़ जल्दी से नहीं टूटती, ठीक है, पकड़ने में नहीं आएगी। अगर ये पेन और छोटा होता है इतना सा, तो आप पकड़ोगे कैसे उसको पकड़ ही नहीं पाते। मतलब बॉन्ड लेंथ जो है अगर वो कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत क्या हो जाएगी, अगर छोटा बॉन्ड है तो ज़्यादा हो जाएगी। सही है? लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो कम लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? कम। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है लेकिन बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है? तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा और बंध सामर्थ्य, ये जो होते हैं इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन चलता है इनमें। सही है? हाँ जी। आगे और हम देख रहे थे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है। हम यहाँ पर वही चीज़ देख रहे हैं अभी। ठीक है? लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम कार्बन फ्लोरीन टू कार्बन आयोडीन। सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ, हाँ जी, बॉन्ड एंथैल्पी, डाइपोल मोमेंट आर गिवन इन द टेबल। मतलब ये अपन को टेबल में दे रखे, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बात करता हूँ बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, CI की, उससे कम CBr की, उससे कम CCl की, और सबसे कम CF की। मैं बात करता हूँ बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड एनर्जी मानो। अब इसको आप क्या मानो, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी उसको चाहिए, वो क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है? उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। देखो ये बॉन्ड जो है सबसे लंबा है, इसकी लेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है। कोई भी बॉन्ड जितना बड़ा होता है, जितना लंबा होता है, उसको तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है, वो इजीली ब्रेक हो जाता है। सही है? इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी क्या होगी, कम होगी। मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, इसकी थोड़ी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा। क्लियर है? तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है? ये दे रखा मैंने बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है वही क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है? बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की। किसकी बात करते हैं, डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ध्यान रखना। दो एटम जो हैं उनके बीच में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड के बीचों बीच है या फिर कहीं शिफ्टिंग हो रही है, बस वो देखते हैं। ठीक है? इसको मैं समझाता हूँ, देखना एक बार। कार्बन फ्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन है, कार्बन ब्रोमीन है और कार्बन आयोडीन है। ठीक है? समझना इसको। देखो फ्लोरीन हमें अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर? हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको अपन बोलते हैं विद्युत ऋणता। क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता। क्लियर? किसी भी एटम के द्वारा दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, विद्युत ऋणता। देखिए, ठीक है, समझ में आया आपके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विद्युत ऋणता। ठीक है? ओके, समझना। देखो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की उससे कम होती है, ब्रोमीन की उससे कम होती है, आयोडीन की सबसे कम होती है। ठीक है? तो अगर मैं इसका ऑर्डर देखूँ, मैं इसका ऑर्डर देखता हूँ विद्युत ऋणता का, तो क्या निकल के आता है, देखो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये इस तरीके से इनका ऑर्डर चलता है। सही है? ये ऑर्डर चल रहा है इनका। अब देखना, फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, विद्युत ऋणता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, विद्युत ऋणता। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, ये जो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनको खुद की तरफ रखेगा। ये कहाँ रखेगा, खुद की तरफ रखेगा।
ये थोड़ा दूर रखेगा, ये बीच में रखेगा, ये बिल्कुल बोले तो ले जा रहे यार, समझो इस चीज़ को बहुत अच्छे से, ठीक है। ये कार्बन है, एक मिनट, ये कार्बन था ये, ठीक है। यहाँ पर तो चीज इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये हो गया कॉमन। विद्युत ऋणता जो बढ़ रही है वो किसकी बढ़ रही है? फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। इसकी सबसे कम है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये जो है ये तो अपने पास रखेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, कहाँ रखेगा? अपने पास। ये बोलेगा ले ले, चल थोड़ा सा ले ले, तू समझ गया, तू थोड़ा सा ले ले, हाँ जी ये लो। ये बोलेगा भैया यहाँ रख ले बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बोलेगा कोई दिक्कत ही नहीं भैया अपने, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी, बहुत ही कम है। क्लियर? कोई समस्या है यहाँ पर? तो हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? इसका होता है, उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका, फिर इससे कम इसका। इसको हम टेबल में और देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको लग जाए कि हाँ भाई सही चीज़ें सारी। देखो बॉन्ड एंथैल्पी मैंने आपको बताई थी कि बॉन्ड एंथैल्पी जब आप ऊपर से नीचे आते हो, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ती है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ आप देख पा रहे हो, बॉन्ड लेंथ आप देख रहे हो कि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? ये बॉन्ड लेंथ जो है ये इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। बॉन्ड, हाँ जी, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है? घट रही है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे, साइज ज़्यादा बढ़ता है या बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो उसको तोड़ना आसान होता है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, या बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है? धीरे धीरे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये भी क्या होता है? डाइपोल मोमेंट भी, हाँ जी, डिक्रीज होता है। और क्यों होता है मैंने बता दिया आपको ये चीज़ें। क्लियर? हाँ जी, कोई समस्या किसी को, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो बताइए। ओके ठीक है, अब हम आते हैं एक बार नेक्स्ट टॉपिक पर अपना। ये हो गया, देखो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? आज अपन ने पढ़ लिया IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स, उसमें अपन ने कॉमन नेम पढ़ा, IUPAC नेम पढ़ा। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट क्या पढ़ा अपन ने? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड में हमने देखा डाइपोल मोमेंट देखा, बॉन्ड लेंथ देखी, बॉन्ड एनर्जी देखी, बॉन्ड एंथैल्पी देखी। उसके अलावा हमने जनरल चीज़ें इसकी सारी देख ली। क्लियर? अब जब फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी तो हम वहाँ पर देखेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, इसकी स्टेट्स क्या होती हैं, स्मेल क्या होती है इनकी, ठीक है, हेलोजेंस कैसे कैसे वेरी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर है चीज़? देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएंगी अपनी, उसके बाद हम क्या करेंगे? हाँ जी, ये बार हम करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आ जाओ, पहले हम करेंगे इसकी प्रिपरेशन। एक मिनट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को अपन कल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है ये आपस में लिंक रहेगा पूरा टॉपिक ये। ठीक है, तो कल अपन कोशिश करेंगे कि सारी बनाने की जो विधियां हैं उनको एक साथ निपटा दें। जैसे अभी इसमें काफ़ी सारी बनेगी अपनी, तो लेक्चर अपना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर एक साथ मर्ज नहीं होगा वो। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पर अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसमें एल्कोहल से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, एल्कोहल से काफ़ी सारे मेथड है अपने, PCl3, PCl5, ठीक है, और H2O, SOCl2। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एल्कोहल से अपन एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे अपन, उसके बाद काफ़ी सारे नेम रिएक्शन है, सेंडरमेयर है, गटरमैन है, और अपन हेलोजन से करेंगे अपन कि हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हेलोजन से कराएं तो क्या बनता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास। ठीक है, तो अपन अब पढ़ने वाले हैं आगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। किसी को कोई समस्या हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको बताए और कमेंट जरूर करे वो इसको। ठीक है, कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपकी कोई भी क्वेरीज हो उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। ओके, एक बार आप इसको देखिए। ओके, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इनमें। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अगर कोई देखना चाहता है तो एक बार देख के जरूर आना, अगर आप देखोगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार हल्का सा ब्रीफली हिंट दे देता हूँ। देखो सबसे पहले आप देखोगे एल्कोहल से आप देखोगे कि एल्कोहल की रिएक्शन आपने यहाँ पर HCl से करा रखी है, NaBr से करा रखी है, PX3 से करा रखी है, PCl5। सबका मैं एक ट्रिक भी दूंगा इनको याद करने की, इनको याद कैसे करेंगे अपन, और बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं इन सारी रिएक्शंस को। ठीक है, और ये थ्योरी है, ये बहुत अच्छी थ्योरी है, इसको आपको याद रखना है। याद कैसे रखोगे मैं आपको समझाऊंगा इन चीज़ों के बारे में। एक बार पढ़ लेना, पढ़ लोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, पढ़ने के बाद आप मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो एल्कोहल से सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली थायोनिल क्लोराइड से, ये जो रिएक्शन है ये वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थायोनिल क्लोराइड से, बहुत ज़्यादा। इसका रीजन मैं आपको दूंगा, क्योंकि जो बनने ये चीज़ें बनती है ना इसमें, SO2 और ये HCl, ये दोनों गैस होती है, गैस उड़ जाती है, उसको बनाना बहुत आसान होता है इस मेथड से। ठीक है, ओके, फिर हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्केन, हाँ जी, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ये अपन 11th क्लास में पढ़ के आए हैं इसको अपन, जब आपने एल्केन के रिएक्शंस पढ़ी थी, एल्केन की केमिकल रिएक्शन, तो वहाँ पर आपने देखा था ये रिएक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद में, हाँ जी, फ्रॉम एल्कीन्स पढ़ेंगे, जिसको अपन देखते हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। आपने नाम सुना हो तो कभी, एंटी मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ, ठीक है। तो वो एडिशन हम यहाँ पर देखेंगे, क्लियर, हाँ जी, एडिशन ऑफ हेलोजन हम यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा हेलोजन एक्सचेंज हम देखेंगे, इसको फिंगलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, फिंगलस्टीन रिएक्शन। तो आपको मैं बता देता हूँ पहले कि हम कल जो पढ़ेंगे, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि क्या क्या पढ़ने वाले हम कल, क्लियर। एल्कोहल से पढ़ लिया, हाइड्रोकार्बन से पढ़ लिया, उसके अलावा अपने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ जो एडिशन है वो पढ़ लिया अपन ने, क्लियर। फिंगलस्टीन रिएक्शन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको बोलते हैं अपन हेलोजन एक्सचेंज। कुछ नहीं होता, एक हेलोजन की जगह दूसरा हेलोजन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, नेक्स्ट अपन ये पढ़ते हैं सेम रिएक्शन, इसको अपन स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। कुछ नहीं है, ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज ही है, बस यहाँ पर फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है। स्वार्ट्स रिएक्शन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हेलोजन एक्सचेंज, बट हेयर फ्लोरीन इज यूज्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन का उपयोग करते हैं हम, क्लियर। ओके, मैं एक बार फटाफट से हिंदी मीडियम वालों को दिखाता हूँ, ताकि वो यूँ बोलेंगे कि यार हमें तो कुछ बताया ही नहीं। बताया सब कुछ है, कोई उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ओके, सही चल रही है स्क्रीन अपनी। ओके, देखते हैं अपन आगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज जो पढ़ा है अपन ने, ताकि उनको दिखा देते हैं। ओके, ये देखो, ये आईपीसी नोमेनक्लेचर था, ये अपन ने सीखा था सारी चीज़ें, ये इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, वही सारी चीज़ें हैं, कॉमन नेम और आईपीसी नेम, ठीक है। ये सारे नाम नोमेनक्लेचर अपन ने सीख लिए। जेम डाई हैलाइड, जिसको अपन बोलते हैं एल्किलिडीन, उसमें भी दो कैटेगरी थी, तो जेम डाई हैलाइड था, और एक क्या था अपना, हाँ जी, एक क्या था अपना विसिनल, क्या है, ये रहा विसिनल, देखो विसिनल हैलाइड, ये था अपना, ये सब सीख लिया अपन ने, ठीक है। ये सब करना मैंने सिखाया था। फिर ये सामान्य नाम और आईपीसी नाम, कॉमन नेम और आईपीसी नेम, ये सब मैंने आपको सिखाया सारी चीज़ें ये, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ एग्जांपल थे, जो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम, सब कुछ ये सॉल्व करना है, ठीक है। आप एक सॉल्व करोगे तभी आपके आईपीसी नोमेनक्लेचर एकदम बिल्कुल कंठस्थ रहेगा। मैं आईपीसी नोमेनक्लेचर पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि किसी को कोई समस्या ना आए, हर तरीके के कोई से फंक्शन ग्रुप हो उसको आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था CX आबंध की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ दिस बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड की प्रकृति क्या थी मैंने आपको बता ही दिया था यहाँ पर, हाँ जी। ये देखो, यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव आता है, क्यों आता है सारी चीज़ें ये देखो, फिर एक बार बताता हूँ वापस से मैं। ये हेलोजन जो होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है हेलोजन पर, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। कैसे होती है, ये कार्बन है, ये हेलोजन है, इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा, तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। तो इस पर क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाता है इस पर, पार्शियली नेगेटिव, इस पर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव, क्लियर। तो ये होता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, क्लियर। उसके बाद मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई थी कि ऊपर से नीचे बढ़ने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है, ठीक है। हाँ जी, एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। हाँ जी, द्विध्रुव गुण भी क्या होता है, कम होता है। इस तरीके से ये द्विध्रुव गुण बोलते हैं अपन डायपोल मोमेंट को। फिर अपन पढ़ रहे थे ये अपन पढ़ेंगे कल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें मैंने आपको बताया हल्का सा कि एल्कोहल से पढ़ेंगे अपन, एल्कोहल की रिएक्शन HCl से NaBr PX3 PCl5, इनसे पढ़ेंगे अपन SOCl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली, ये जो रिएक्शन है ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है SOCl2 के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आगे चल रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन से अपन सीखेंगे, एल्कीन से सीखेंगे, इसको अपन यहाँ पर देखेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, क्लियर। उसके बाद देखो, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिंगलस्टीन रिएक्शन, कौन सी, फिंगलस्टाइन, इसको अपन बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज। ये रहा हैलाइड एक्सचेंज, फिंगलस्टाइन रिएक्शन हो गई है अपनी, ठीक है। और एक रिएक्शन है अपनी स्वार्ट्स रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं है, इट इज़, ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है, बट यहाँ पर फ्लोरीन आ जाता है। तो कल अपन इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार मैंने हिंट दे दिया कि अपन कल क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कल अपन इसको भी कंप्लीट कर देंगे, हेलो एरिनो का विरचन, मतलब इसको कैसे बनाते हैं अपन, मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इनको बनाने की विधियाँ अपन कल सीख लेंगे, सही है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, प्लीज़ इसको शेयर करें, जो लोग 11th 12th के हैं उनको जरूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।